हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। मैपिंग ये बहुत बड़ा सवाल है। किसी भी स्टेट पीसीएस या हम बात करें यूपीएससी, दोनों के लिए ही एस्पिरेंट्स के मन में काफी कौतूहल रहता है कि यार मैपिंग कहाँ से की जाए, मैपिंग कैसे की जाए और मैपिंग कितनी की जाए। ये सारे ही सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ऐसी सीरीज हम लोगों ने शुरू की है जहां पे आपकी सारी स्टैटिक जो मैपिंग है, स्टैटिक मैपिंग का मतलब होता है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पठार आपको देखने को मिल रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन सी नदियां हैं। इसी प्रकार हर एक महाद्वीप की पठार, मैदान, नदियां, झीलें, औद्योगिक प्रदेश जिसे इंडस्ट्रियल रीजन भी कहा जाता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप तो जुड़ ही गए, कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं सबको शेयर कर दें ताकि बाकी सब लोग भी हमसे जुड़ पाए। अच्छा, सबसे पहले कौन से विद्यार्थियों को ये क्लास लेनी चाहिए, चाहे आप यूपीएससी 2026 या 27 का अटेम्प्ट देने वाले हो, 2025 का मेंस देने वाले हो, आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ अगर आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपका ज्योग्राफी है तो आप इसको देख लीजिए। अगर यूपीएससी के अलावा आप किसी भी स्टेट पीसीएस की हम बात करें, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे आरपीएससी, बीपीएससी, एमपी पीसीएस, एचपीएससी, किसी भी अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे ज्योग्राफी ये टॉपिक लिखा हुआ है, भूगोल ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अभी रिसेंटली कुछ महीने 20 से 25 दिन बाद आपका देखोगे आप आरएएस मेंस होने वाला है। आरएएस मेंस में आपको पता है भूगोल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और भूगोल में भी वर्ल्ड ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वो विद्यार्थी जिनको अभी मेंस देना है आरएएस का, वो विद्यार्थी तो तुरंत जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पर्वतों के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पर्वतों के बारे में बात करने वाले हैं, माउंटेन्स के बारे में बात करने वाले हैं। और कहाँ के माउंटेन्स की? नॉर्थ अमेरिका। कहाँ के माउंटेन्स की हम बात करेंगे? नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। ये आपके सामने नॉर्थ अमेरिका का मैप है। इस नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं। हम लोग इस सीरीज को जो नाम है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, या इसे आपका कह सकते हो ये कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी भी है। क्या कहा जा सकता है इसे? इसे कहा जा सकता है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, महाद्वीपीय भूगोल इसे कहा जा सकता है। हमें पता है कि हमारे पास कितने महाद्वीप हैं। अगर टोटल महाद्वीपों की बात की जाए तो महाद्वीप आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपको देखने को मिलता है। इन सभी महाद्वीपों में कुछ चीजें कॉमन है। क्या चीजें कॉमन है? इन सभी महाद्वीपों के पास माउंटेन्स हैं, प्लेट्यू हैं, पठार हैं, प्लेन है, मैदान है, डेजर्ट हैं। इसके अलावा इनके पास नदियां और झीलें हैं और इंडस्ट्रियल रीजन है। आरपीएससी मेंस का तो पूरा का पूरा सिलेबस ही अगर आप देखोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और ये ज्योग्राफी अगर मैपिंग आपने अच्छी तरीके से समझ ली तो आप यकीन कीजिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ऑब्वियसली है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ से आपके क्लियर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करेंगे उसका उस कॉन्टिनेंट का नाम है, उस महाद्वीप का नाम है नॉर्थ अमेरिका। क्या नाम है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये नक्शा है। आज मैं आपको ये भी बता दूंगा कि नॉर्थ अमेरिका का नक्शा कैसे बनाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका का नक्शा कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका की अगर अपन बात करें, एक इंट्रोडक्शन नॉर्थ अमेरिका के बारे में अपन ले लें तो नॉर्थ अमेरिका पृथ्वी पे कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी को अगर ये भूमध्य रेखा है तो नॉर्थ अमेरिका इस भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है या नीचे स्थित है? तो नॉर्थ अमेरिका आपको यहाँ कहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नदन हेमिस्फीयर में ये स्थित है। नदन हेमिस्फीयर में ये स्थित है। अच्छा, ग्रीनविच मेरिडियन अगर देखा जाए, ग्रीनविच मेरिडियन से, सॉरी सीधी नहीं है लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन से देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, पश्चिमी पश्चिमी गोलार्ध में। कहाँ पे? पश्चिमी गोलार्ध में। और इस नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से एक महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरता है
और इस महत्वपूर्ण अक्षांश का नाम क्या है? कौन सी रेखा गुजरती होगी यहाँ से? कर्क रेखा गुजरती है, हाँ या ना? तो कर्क रेखा आपको कहां से गुजरती हुई देखने को मिलेगी? नॉर्थ अमेरिका से गुजरती हुई देखने को मिलती है। ये बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आपको कितने देश देखने को मिलेंगे? ये उत्तरी अमेरिका है, तो मुख्य रूप से अगर आप देश देखोगे तो आपको ये पता होगा, कनाडा जिसे कहा जाता है, ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये है मैक्सिको, ये है मैक्सिको। इसके साथ आपको टोटल नॉर्थ अमेरिका में कितने देश मिलेंगे? 23 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। कितने? 23 देश आपको देखने को मिलते हैं। कितने देश हैं नॉर्थ अमेरिका में? 23 देश हैं, ठीक है। ये कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, मैक्सिको है। उसके अलावा ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। और कितनी है सेंट्रल अमेरिका? आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेंट्रल अमेरिका में कितनी कंट्रीज आती हैं, तो टोटल 7 कंट्रीज आती हैं। कितने कंट्रीज आती हैं? टोटल 7 कंट्रीज किसके अंतर्गत आती हैं? टोटल 7 कंट्रीज आती हैं सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत, ठीक है। उसके अलावा ये रीजन आप देख रहे हो एकदम, ये वाला इलाका, इसे कहा जाता है, ये है अलास्का। कौन सा रीजन है? अलास्का। अलास्का ये 1867 1867 से पहले यहाँ पे यूएसएसआर का एरिया था, और 1867 में इसको किसने बेच दिया था? यूएसएसआर ने बेच दिया था। करीब 7 मिलियन के आसपास, $7 मिलियन के आसपास ये डील हुई थी, और किसको बेच दिया? यूएसए को बेच दिया। अब ये जो अलास्का है, अलास्का किसका एक स्टेट है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है। जब बेचा गया किसको? अलास्का को, जब यूएसएसआर ने यूएसए को बेचा, तब ये माना जा रहा था कि अलास्का में केवल बर्फ है, या और अब आप मॉस्को और अलास्का के बीच की दूरी देखोगे तो बहुत ज़्यादा दूरी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना भी मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत कम आबादी या ना की बराबर आबादी यहाँ पे निवास करती है। लेकिन जब जैसे यूएसए को बेचा, यूएसए ने 1867 में खरीदा ये, और करीब करीब 1897 के आसपास, 30 साल के आसपास, 1896 में आई थिंक, यहाँ पे डिस्कवरीज होने लगी, यहाँ पे बहुत सारी खोज होने लगी, और खोज में बहुत सारे मिनरल्स आपको देखने को यहाँ पे मिले। यहाँ पे गोल्ड आपको देखने को मिला, यहाँ पे कोयला आपको देखने को मिला। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। कौन सा? अलास्का। कौन सा रीजन है? अलास्का। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका से हमने बात करी थी, कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरती है। बात भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सा? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स का एक और, ये 50 स्टेट है, ये 51, और एक और स्टेट आपको देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है हवाई आइलैंड। कौन से आइलैंड से? हवाई आइलैंड। जैसे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी तरीके से हवाई द्वीप समूह किसका हिस्सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा, यूएसए का हिस्सा है, ठीक है। हवाई आइलैंड किससे बने? ये ज्वालामुखी उद्गार से ये द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण देश है कनाडा। भारत के अब बिल्कुल अच्छे संबंध नहीं है कनाडा के साथ, जस्टिन ट्रूडो की वजह से, और यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलेगा। इन दोनों का बॉर्डर जो अक्षांश बनाता है, इसे कहा जाता है 49 डिग्री। कौन सा डिग्री है? 49 डिग्री नॉर्थ। 49 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, 49 डिग्री का जो अक्षांश है, वो कनाडा और यूएसए का क्या बना रहा है? बॉर्डर बना रहा है। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि इस नॉर्थ अमेरिका के आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? तो अलास्का और अलास्का के पास यहां पे आपको एक सागर देखने को मिलता है। इस सागर का नाम है बेरिंग सागर। क्या नाम है? बेरिंग सागर, बेरिंग सी, ठीक है। कहां पे देखने को मिलता है? ये आपको साइबेरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो अलास्का स्टेट है, उन दोनों के बीच में आपको कौन सा सी देखने को मिलता है? बेरिंग सी आपको देखने को मिलता है। अगर यहां पे बात करें, इसको कहा जाता है ब्यूफोर्ड सी। क्या नाम है? ब्यूफोर्ड सी इसे कहा जाता है। कहां पे मिलेगा? कनाडा के एकदम उत्तर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, कनाडा में ये वाला जो इलाका है, जब हम मैप बनाएंगे तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये वाला जो इलाका है, इसे कहा जाता है हडसन की खाड़ी, हडसन बे,
क्या कहा जाता है, हडसन बे इसे कहा जाता है। ठीक है, हडसन बे से और आगे चलोगे तो ये वाला जो ओशन है इसे कहा जाता है अटलांटिक ओशन, और ऊपर उत्तर में जो ओशन है इसे क्या कहा जाता है, आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरगासो सी, क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, सरगासो सी आपको देखने को मिलता है, सरगासो सागर आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिल रहा है इसे कहा जाता है कैरिबियन, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर। ये पूरे जो द्वीप आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे इन्हें कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है, जिसमें आपने एक नाम सुना होगा ना, वेस्ट इंडीज। तो बहामास, जमाइका, इस इन सबसे मिलकर एक क्रिकेट की टीम बनी जिसे क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कहा जाता है। क्रिस गेल, डीजे ब्रावो, वो जो टीम है वो यहीं से आती है। ठीक है, कैरिबियन। उसेन बोल्ट जो है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे बेरिंग सी की, ब्यूफोर्ड सी की। यहाँ पे हमने बात करी कौन सा बे, हडसन बे, हडसन की खाड़ी। यहाँ पे हमने बात करी सरगासो सागर, सरगासो सागर के नीचे अगर आप चले जाओगे तो कैरिबियन सागर की हमने बात करी, और कैरिबियन सागर से थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाओगे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, और यहाँ पे मैक्सिको देश आपको देखने को मिलेगा, इसके पास आपको देखने को मिलता है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या कहते हैं इसे, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको इसे कहा जाता है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको से थोड़ा सा किस डायरेक्शन में जाना है हम लोगों को, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हम लोग पश्चिम की दिशा में बढ़ रहे हैं, और इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। इससे ऊपर यहाँ पे आपको बड़े इंपॉर्टेंट शहर देखने को मिलेंगे, जैसे आपको सैन फ्रांसिस्को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लास वेगास आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, और ये वाला जो ओशन है ये इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से कौन कौन सी वाटर बॉडी थी, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ये है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ऊपर चलोगे तो बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ड सी, ब्यूफोर्ड सी से आगे आप चलोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हडसन की खाड़ी, हडसन बे। ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा, हडसन बे से आगे आप इधर जाओगे तो ये कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में आपको एक सरगासो सी देखने को मिलेगा, उससे नीचे अगर आप चले जाओगे तो कैरिबियन सी, कैरिबियन सी के पास में आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्या देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, और फिर से आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, प्रशांत महासागर में पहुंच जाओगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वाटर बॉडीज हैं जो आपको नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जब भी हम बात करते हैं तो एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो त्रिभुजाकार आकृति में है। ये जो आकृति है त्रिभुजाकार आकृति, यहाँ पे ये आइलैंड है, और ये कौन सा आइलैंड है, इसे कहा जाता है ग्रीनलैंड। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ग्रीनलैंड। कौन से महाद्वीप का हिस्सा है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड महाद्वीप कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। लेकिन इस पे ऑक्यूपेशन किसका है, कौन इसको कंट्रोल करता है, तो डेनमार्क। कौन कंट्रोल करता है, डेनमार्क इसको कंट्रोल करता है। डेनमार्क किसका देश है, यूरोप का देश है, वो इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड और यूनाइटेड, यहाँ पे अगर अपन बात करें जो कनाडा है, इसके बीच में आपको एक और खाड़ी देखने को मिलती है, इसे कहा जाता है बैफिन बे। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, इसे हम लोग कहते हैं बैफिन, बैफिन बे, बैफिन बे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक स्ट्रेट भी यहाँ पे देखने को मिलती है, किसके बीच में, ग्रीनलैंड और यहाँ पे जो कनाडा के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसका नाम है डेविस स्ट्रेट। ये जो आपको दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, डेविस स्ट्रेट इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक सारी चीजें आपको रिवाइज हो गई होंगी। मैं कोशिश करूंगा क्लास में आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएं, क्लास में आपको सारी चीजें रिवाइज हो जाएं। ठीक है, चला जाए आगे। अच्छा, एक बार यहीं पे इसको रोकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको जैसे आरएस मेंस है, आरएस मेंस में अगर आपको नक्शा बनाना है, और नक्शा किसका बनाना है आपको, नक्शा बनाना है नॉर्थ अमेरिका का। नॉर्थ अमेरिका का नक्शा आप कैसे बनाओगे, देखो एग्जैक्ट नक्शा बनाने की जरूरत नहीं होती है, हमको एक रफ एस्टिमेट चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन में चले। यहाँ पे डेपाई, इसका नाम आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सी चीज है जो यहाँ पे हमने बनाई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको पक्षी के जो पंख होते हैं बिल्कुल इस तरीके की आकृति आपको यहाँ पे बनानी है। और इससे आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको एक चीज बनानी है, क्या नाम है इसका, कौन सी गल्फ है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और इससे हम कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब सेंट्रल अमेरिकन देश है ये,
इस तरीके से, और ये फ्लोरिडा आ जाता है। फ्लोरिडा से हमें ऊपर जाना है और इस तरीके से हमको इसमें जोड़ देना है। तो ये अब आपके सामने जो बना है ये किसका नक्शा है? ये है नॉर्थ अमेरिका का। किसका नक्शा है ये? नॉर्थ अमेरिका का। बहुत आसान सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान सा ये नक्शा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला रीजन, अभी हमने क्या बोला था, ये कौन सा रीजन है? ये है अलास्का। कौन सा रीजन है? अलास्का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये है कनाडा। क्या देखने को मिलेगा? कनाडा। कनाडा के बाद ये एरिया थोड़ा बड़ा है यूएसए के पास। यूएसए के पास ये है आपका यूएसए। ये है आपका मैक्सिको। ये है आपका मैक्सिको। और यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं अमेरिकन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज? सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर से वाटर बॉडीज रिवाइज कर ली जाए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी हैं वाटर बॉडीज। यहाँ पे हमको कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो देखने को मिलता है बेरिंग सी। कौन सा? बेरिंग सी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कौन सा सागर देखने को मिलता है? ब्यूफोर्ट सी। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है हडसन की खाड़ी, हडसन बे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे त्रिभुजाकार द्वीप है जिसको कहा जाता है ग्रीनलैंड। ग्रीन लैंड यहाँ पे कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सरगासो सागर, सरगासो सी आपको देखने को मिलेगा। सरगासो सी के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कैरिबियन, कैरिबियन सागर, कैरिबियन सी। ये क्या है? ये है गल्फ ऑफ कौन से देश के पास है? मैक्सिको। तो नाम क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये वाला जो इलाका है ये है फ्लोरिडा। यहीं पे नासा का ऑफिस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे डेविस स्ट्रेट की जो हमने बात करी थी, वो ये वाला जो इलाका है ये है कौन सा? डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में नक्शा बनाना है और इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। अच्छा, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में हम बात करते हैं भारत के भौतिक विभाजन होगी, भारत के भौतिक विभाजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि जैसे हिमालय है, हिमालय के बाद आपको मैदान देखने को मिलते हैं, हमारा प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने को मिलता है, तटीय मैदान आपको देखने को मिलता है और हमारे द्वीप समूह हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इस नॉर्थ अमेरिका की, अगर अपन बात करें किसकी हम बात करें? नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में भी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो किस तरह से देखने को मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। आपको यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स तीनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक माउंटेन वाला रीजन तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये पूरा कैसा रीजन है? माउंटेनियस रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पे, ये भी कैसा क्षेत्र है? ये भी पर्वतीय क्षेत्र है। अच्छा, ये यूएसए के या नॉर्थ अमेरिका के कौन सी तरफ है? पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है? तो साफ साफ दिख रहा है पश्चिम की तरफ है। तो इस रीजन को कहा जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। कैसा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र है। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई पर्वतीय क्षेत्र है? बिल्कुल, इसके अलावा ये वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है एप्लेशियन पर्वत क्षेत्र। कौन से पर्वत यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? एप्लेशियन पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये जो इलाका है, ये है कैनेडियन शील्ड। क्या है ये? कैनेडियन शील्ड है ये। और ये कैनेडियन शील्ड क्या है? कैनेडियन शील्ड है पठार। क्या है ये? पठार। और ये वाला जो इलाका अब आपको के सामने बचा है ये है प्लेन एरिया। ये कैसा एरिया है? प्लेन एरिया। तो हमको पर्वत भी देखने को मिले, हमको पठार भी देखने को मिले और हमको मैदान भी देखने को मिले। एक बार देख लेते हैं क्या हमने सही बनाया। देखिए, ये है आपका माउंटेनियस रीजन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप क्लियरली समझ पाओगे चीज़ों को। ये है आपका माउंटेनियस रीजन एक नंबर पे। दूसरा नंबर ये जिसको हमने एप्लेशियन बोला था, ये प्लेट्यू रीजन जिसे हमने कैनेडियन शील्ड बोला है। और ये मैदानी भाग, ये कौन सा है? मैदानी भाग आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो पहले नंबर का जो रीजन है, जो हमने कहा था कि कौन सी तरफ है? पश्चिमी तरफ है। किस तरफ है? पश्चिमी तरफ है। तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन।
वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन, हिंदी में आप इसे कहोगे पश्चिमी पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश, पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये कनाडा की तरफ आपको जो देखने को मिलता है इसे कहते हैं हम लोग कैनेडियन, कैनेडियन शील्ड। क्या कहा जाता है? कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। कैसा इलाका है? पठारी इलाका है। ठीक है, ये जो माउंटेन आपको चौथे नंबर पे आपको देखने को मिलते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग एप्लेशियन। क्या कहा जाता है? इन्हें एप्लेशियन कहा जाता है। बहुत पुराने पर्वत है, एप्लेशियन पर्वत ये कहे जाते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है ये है मैदानी एरिया। कौन सा है? मैदानी एरिया। मैदानी एरिया कहाँ पे मिलेगा? एकदम सेंट्रल एरिया में मिल रहा है, तो इसे कहा जाता है सेंट्रल प्लेन रीजन। सेंट्रल प्लेन रीजन, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई यूएसए के जो भी क्या भौतिक जो डिवीजन है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उनके बारे में हमने बात कर ली है। चला जाए एक एक को देखा जाए, तो आज जो जिसकी हम बात करेंगे मुख्य रूप से, वो किसकी बात करेंगे? पर्वतों की बात करेंगे। किसकी? माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों की हम बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर से मैप बना लेते हैं तो जानने में आपको आसानी रहेगी। तो मैप कैसे बनाना है? देखो, मैं आपके सामने फिर से मैप बना रहा हूँ। ये पक्षी के पंख, इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे छोड़ देना है। इसको इस तरीके से नीचे लेके आना है। क्या पूरा लेके जाना है? नहीं, यहाँ से इसको घुमा देना है और ये सेंट्रल अमेरिकन आपके सामने बन जाएंगे। यहाँ से आते हुए ऊपर लेके जाना है, इस तरीके से आपके सामने जो चीज बनेगी ये क्या है? ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कौन कौन से पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन से पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, उनको एक बार समझ लो। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलती है, ये वाली जो रेंज है, कौन से क्षेत्र में? अलास्का में। तो नाम ही क्या रख दिया इसका? अलास्का रेंज। क्या नाम है इसका? अलास्का रेंज। क्या नाम है? अलास्का रेंज। बार बार मेरे सामने, मेरे साथ आपको बोलना है, क्या नाम है? अलास्का रेंज। ये वाली जो एरिया है इसको हम क्या करें? अलास्का रेंज इसे कहा जाता है। ठीक है, अलास्का के बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, अलास्का के बाद ये 2 नंबर जो आपको देखने को मिलती है, ये 1 नंबर है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इसे कहते हैं मैकेंजी। इसे क्या कहा जाता है? मैकेंजी इसे कहा जाता है। तो अलास्का हो गई, मैकेंजी हो गई। यहाँ पे एक और पर्वतमाला मिलेगी जिसे मैं 3 नंबर दे दिया जाए। चलो इसको 2 देते हैं, 1 2 3। तो अलास्का, ब्रुनेई और मैकेंजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कौन सा पर्वत, यहाँ पे कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन के बिल्कुल पास जो आपको रेंज पर्वत देखने को मिलता है, इसे कहते हैं पैसिफिक कोस्टल रेंज। प्रशांत प्रशांत कोस्टल को क्या बोलेंगे? तटीय। रेंज को मतलब तटीय जो रेंज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा 5वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगी कैस्केड। कौन सी देखने को मिलेगी? कैस्केड रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इनके बिल्कुल पास में पैरेलली और काफी लंबी आपको रेंज देखने को मिलेगी, 6 नंबर, इसे कहा जाता है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत है ये। ठीक है ना, रॉकी माउंटेन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको 7 नंबर कहा, इसे कहा जाता है सियरा नवाडा। सियरा नवाडा इसे कहा जाता है। ठीक है, सियरा नवाडा के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो सियरा नवाडा ऑक्सीडेंटल, सियरा नवाडा ऑक्सीडेंटल, ये 8 नंबर हो गया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सियरा नवाडा ओरिएंटल। ये ऑक्सीडेंटल है, ये ओरिएंटल है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक वॉल्केनिक बेल्ट। कौन सी बेल्ट है? वॉल्केनिक बेल्ट है। कौन सा एरिया है? मैक्सिको। तो ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट। क्या नाम है? ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट इसे कहा जाता है। और लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो पर्वत है, इसे आप 10 ये 10 हो गया, और ये आपका 11 नंबर आपको देखने को मिला है, जिसे हम लोग कहते हैं एप्लेशियन पर्वत, जिसे हम कहते हैं एप्लेशियन पर्वत। तो सारे नाम आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो अभी करवा देते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे याद करो। सबसे पहले हमने देखा था अलास्का, अलास्का रेंज। फिर हमने देखा था ब्रुक्स रेंज। फिर हमने बात करी थी मैकेंजी की, मैकेंजी। फिर हमने बात करी थी पैसिफिक पैसिफिक कोस्टल पैसिफिक कोस्टल रेंज। ठीक है, पैसिफिक कोस्टल के बाद हमने बात करी थी कैस्केड रेंज। फिर हमने बात करी थी रॉकी पर्वत की, रॉकी माउंटेन्स। फिर हमने बात करी थी
सियरा सियरा नवाडा। फिर हमने बात करी थी सियरा नवाडा ऑक्सीडेंटल। फिर हमने बात करी थी सियरा नवाडा ओरिएंटल ओरिएंटल। फिर हमने बात करी थी ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट। और लास्ट जो थे वो थे एप्लिशियन माउंटेन, वो थे एप्लिशियन माउंटेन। तो अब आप मुझे बता सकते हो सबके नाम? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक नंबर पे क्या था? अलास्का। दो नंबर पे ब्रुक्स। तीसरे नंबर पे क्या था? जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ तीसरे नंबर पे क्या था। तो तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिला था मैकेंजी। क्या था? मैकेंजी। चौथे नंबर पे क्या था? पैसिफिक कोस्टल रेंज आपको देखने को मिलेगी। पांचवें नंबर पे क्या है? पांचवें नंबर पे कैस्केड। पांचवें नंबर पे क्या देखने को मिलेगा? कैस्केड रेंज आपको देखने को मिलेगी। छठे नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रॉकी पर्वत। कौन से? रॉकी पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है? सियरा नवाडा, सियरा नवाडा। आठवें नंबर पे सियरा नवाडा ऑक्सीडेंटल, सियरा नवाडा ऑक्सीडेंटल। नवे नंबर पे सियरा नवाडा ओरिएंटल, सियरा नवाडा ओरिएंटल। और 10वें नंबर पे ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट, ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट। और 11वें नंबर पर आपको देखने को मिलेंगे एप्लिशियन पर्वत। 11वें नंबर पे आपको कौन से देखने को मिलेंगे? एप्लिशियन पर्वत। एक बार फिर से लिख लिया जाए। चलो एक बार फिर से लिखते हैं और आप भी मेरे साथ लिख लीजिएगा इस बार। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप में से कुछ लोग ये मत कीजिएगा सर इस तरीके से याद ही करने पड़ेंगे। देखो इसमें कोई इलाज नहीं है। फर्स्ट नंबर क्या नाम है? अलास्का। दूसरा ब्रुक्स। तीसरा मैकेंजी। चौथे की अगर अपन बात करें तो क्या था? पैसिफिक कोस्टल रेंज। पांचवे की हम बात करें तो क्या है? रॉकीज। छठे की हम बात करें तो कैस्केड रेंज। सातवें की हम बात करें तो सियरा नवाडा। आठवीं की सियरा नवाडा ऑक्सीडेंटल, सियरा नवाडा ओरिएंटल, ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट। और 11 नंबर की हम बात करें तो एप्लिशियन। 11 की हम बात करें तो एप्लिशियन। क्या 11 के 11 याद हो गए? आंख बंद करो अपनी और मैं बोलता रहूंगा, आपके दिमाग में वो सारी चीजें आनी चाहिए। कर लिया आपने आंख बंद? उम्मीद करता हूं। तो पहले नंबर पे आपका अलास्का, दूसरे पे ब्रुक्स, तीसरे पे मैकेंजी, चौथे की हम बात करें तो पैसिफिक कोस्टल रेंज, पांचवे की हम बात करें तो कैस्केड, छठे की हम बात करें तो क्या देखने को मिलेगा? रॉकीज आपको देखने को मिलेंगे। सेवेंथ पे आपको सियरा नवाडा, 8 नंबर पे सियरा नवाडा ऑक्सीडेंटल, 9th नंबर पे सियरा नवाडा ओरिएंटल, 10th नंबर पे ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट और 11वें नंबर पे एप्लिशियन माउंटेन। क्या सारे याद हो गए? एग्जैक्ट लोकेशन पता लग गई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा वापस भौतिक विभाजन पे चलते हैं। तो क्या पढ़ा था? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पढ़ा था और एप्लिशियन पढ़ा था। तो दोनों अलग अलग। पहले किस पे चलेंगे हम लोग? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पे चलेंगे। किस पे हम चलेंगे? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश पे हम लोग चलेंगे। अच्छा पश्चिमी कॉर्डिलेरा में कौन से पर्वत नहीं है? एप्लिशियन पर्वत, हम इसको इंक्लूड नहीं करते। एप्लिशियन के अलावा जितने भी आपने पढ़े वो सब किसका हिस्सा है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का। अच्छा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा की जब भी बात होगी तो कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है? इन सब में आप कुछ चीजें लिख सकते हो। क्या लिखोगे? पहली चीज तो ये कैसे माउंटेन है? ये वलित पर्वत है। कैसे माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहते हैं हम लोग इन्हें वलित पर्वत। क्या कहते हैं? वलित पर्वत। अच्छा वलित पर्वत भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ नए होते हैं कुछ पुराने होते हैं, कुछ यंग होते हैं कुछ ओल्ड होते हैं। तो ये कैसे हैं? ये हैं यंग। कैसे है? यंग फोल्ड माउंटेन। कैसे है? यंग फोल्ड माउंटेन। अच्छा क्या आप किसी और यंग फोल्ड माउंटेन को भी जानते हो? तो बिल्कुल, भारत में स्थित या मैं कहूँ विश्व में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? हिमालय। तो जो हिमालय है वो कैसा है? यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी इलाके में आपको देखने को मिल रहे हैं? तो पश्चिम इलाके में मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं? पश्चिम इलाके में। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि दीज आर लोकेटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दीज आर लोकेटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। पहली चीज कौन सी हो गई? यंग फोल्ड माउंटेन है। दूसरी चीज कहां पे कौन सी लोकेशन है वो आपने बता दी है। अच्छा अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या पूछ ली जाए इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये आप बताओ। तो जब हम बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, किसकी हम बात करते हैं? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की हम बात करते हैं। अच्छा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या कहता है? कि प्लेटें स्टेशनरी नहीं है। जो लिथोस्फीयर है, जो स्थल मंडल है, उसके नीचे आपको दुर्बल मंडल देखने को मिलेगा और वहां से संवहनीय तरंगे, कन्वेक्शनल करंट क्या करती हैं? प्लेटों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। तो यहाँ पे दो प्लेटों के नाम आपको याद करने हैं। कौन कौन सी दो प्लेट? पहली जो प्लेट का नाम है, पहली जो प्लेट का नाम है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है पैसिफिक प्लेट।
पैसिफिक ओशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। क्या नाम है? पैसिफिक ओशियन प्लेट। अच्छा, दो प्लेट होनी चाहिए। दूसरी प्लेट है ये भी मेजर प्लेट है। कितनी मेजर प्लेट्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका नाम है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। क्या नाम है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अच्छा, अब ये जो पैसिफिक प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या कर रही हैं? ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ये आगे बढ़ रही हैं और इनकी दिशा कुछ इस तरीके से है। क्या है? इस तरीके से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं। इसे हिंदी में तो हम कहते हैं अभिसरण। क्या कहा जाता है? अभिसरण इसे कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट। क्या कहा जाता है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी अवसाद होंगे, उनमें क्या होना शुरू हो जाएगा? उनमें फोल्ड आना शुरू हो जाएगा, उनमें वलन पड़ना शुरू हो जाते हैं और जिससे क्या बनते हैं? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वलित पर्वतों का निर्माण। अच्छा, यही तो हमने पढ़ा था। ये जो कॉर्डिलेरा है, ये कैसे पर्वत हैं? कॉर्डिलेरा है यंग फोल्ड माउंटेन। अब समझ में आया कि ये क्यों यंग फोल्ड माउंटेन है और कौन सी दो प्लेट है? पैसिफिक प्लेट है और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कारण, इनके अभिसरण के कारण हमको क्या मिले? यंग फोल्ड माउंटेन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है। अब कुछ फैक्चुअल चीजें जहां से सवाल बन सकते हैं। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आरएएस मेंस में सवाल आ गया, मानो 2 नंबर का 5 नंबर का, तो कैसे डील करोगे? तो पहली चीज तो हमने बताती वलित पर्वत है। दूसरी चीज आपने क्या बता दी? कहां पे लोकेटेड है। तीसरी चीज आपको बतानी कि क्या यहां से कोई नदियां निकलती है? तो नॉर्थ अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट नदी जैसे कोलोराडो और कोलंबिया जैसी नदियां कहां से निकलती हैं? इनका उद्गम स्थान कहां पे मिलेगा? तो पर्वतों में मिलेंगी नदियां। और वो पर्वत जिनकी ऊंचाई ज्यादा है, यहाँ पे आपको उनमें क्या मिलेगी? बर्फ मिलेगी। तो यहाँ पे आपको हिमनद या ग्लेशियर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन ग्लेशियर्स और इन पर्वतों से क्या निकलती है? बहुत सारी नदियां, जैसे कोलोराडो और कोलंबिया। ये कहां से निकल रही है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा से निकल रही है। तो सी आपको याद रखना है। सी से कॉर्डिलेरा, सी से कोलंबो और सी से ही कोलोराडो। तो ट्रिपल सी आपको पता होना चाहिए। क्या इसके अलावा यहाँ पे कोई पठार भी हैं? बिल्कुल, यहाँ पे पठार हैं। और कैसे पठार हैं? अभी हमने देखा बहुत सारे माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो मान लेते हैं ये एक माउंटेन रेंज है और ये दूसरी माउंटेन रेंज है। इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में आपको यहाँ पे क्या मिल जाए? पठार मिल जाए। यहाँ पे क्या मिल जाए? प्लेट्यू मिल जाए। ये माउंटेन रेंज M1 मान लेते हैं और ये माउंटेन रेंज M2 मान लेते हैं। तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अगर आपको पठार देखने को मिल रहा है तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ? और कुछ नहीं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। हाँ या ना? इंटर मतलब बीच में, माउंटेन मतलब माउंटेन के बीच में जो पठार है उसे क्या नाम दे दिया? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अभी हमने देखा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में बहुत सारे क्या हैं? पर्वत श्रेणी है। तो एक पर्वत श्रेणी और दूसरी पर्वत श्रेणी के बीच में ऐसे बहुत सारे हमको पठार देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से पठार हैं? अभी हमने नाम पढ़ा। एक तो कोलंबिया का पठार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोलोराडो का पठार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फिर से ट्रिपल सी तो ये भी याद करना है। कौन कौन से वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में 2 पठार है? कौन कौन से? कोलंबो और कोलोराडो, ट्रिपल सी। इसके अलावा एक और याद रखना, इस कहा जाता है ग्रेट बेसिन प्लेट्यू। क्या कहा जाता है? ग्रेट बेसिन प्लेट्यू भी आपको कहां मिलेगा? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी, क्यों अभिसरण हुआ है 2 प्लेटों का, और जो प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो कहां चली जाएगी? वो नीचे चली जाएगी। जैसे प्लेट नीचे जाएगी और नीचे जाके दुर्बल मंडल में पहुंचने के बाद तापमान बढ़ेगा तो आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलते हैं। जिससे किसकी संरचना होती है? जिससे यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वतों की संरचना होती है। ज्वालामुखी पर्वतियों पे आपको ज्वालामुखी चोटियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी कुछ प्रमुख ज्वालामुखी चोटियां आपको देखने को मिलेंगी जिसका नाम क्या है? हुड रेनियर शास्ता। क्या नाम है? फिर से बोलो, हुड रेनियर शास्ता आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा सभी पहाड़ों में ये चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। ये ग्रेवी है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो ये तो आप लिख के आ जाना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वेस्टर्न घाट के बारे में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो आप वहां पे बता सकते हो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। वहां पे मिनरल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है और वहां पे वेजिटेशन भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वहां पे हंटिंग और गैदरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ कंजर्वेशन मेथड्स आपको यूज में करेंगे। तो ये ऐसी ग्रेवी है जो हर जगह, जब आपके पास शब्दों की कमी हो रही हो तो इस तरह की बातें आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, अब वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन की अगर अपन बात करें तो
एक एक करके सारे माउंटेन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी रेंज है यहाँ पे, अलास्का रेंज। कौन सी रेंज है, अलास्का रेंज। नाम से पता लग रहा है कौन से स्टेट में होगी, तो ये कौन से स्टेट में, अलास्का स्टेट में। कौन से स्टेट में, अलास्का स्टेट में। इस अलास्का रेंज में एक पीक आपको देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले आपको कहा जाता है। इसकी हाइट कितनी है, 6194 मीटर। कितनी है, 6194 मीटर आपको देखने को मिलती है। माउंट मैकिनले कौन सी रेंज में, अलास्का में। क्या नाम है, माउंट मैकिनले। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। क्या है ये, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट मैकिनले, ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो किसमें, अलास्का में। और अलास्का किसका हिस्सा है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन का हिस्सा है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हो माउंट मैकिनले का, इसे देनाली भी कहा जाता है। क्या, देनाली। देनाली, तो एक ही है माउंट मैकिनले और देनाली। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। माउंट मैकिनले के नाम पे यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है। नाम क्या हो जाएगा उसका, नेशनल पार्क का, माउंट मैकिनले नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा, माउंट मैकिनले नेशनल पार्क। अच्छा, कोई अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि अलास्का रेंज क्या ये ब्लॉक माउंटेन है, तो अभी हमने पढ़ा है कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरा पूरा कैसे माउंटेन है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। तो अलास्का खुद भी कैसा हो जाएगा, ये भी यंग फोल्ड माउंटेन है। कैसा है, यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, इसके बाद पैसिफिक पैसिफिक कोस्टल रेंज की हम तरफ चलते हैं, प्रशांत तटीय श्रेणियों की तरफ हम चलते हैं। नाम ही है कि पता लग रहा है श्रेणियां, तो बहुत सारे पर्वत होंगे यहाँ पे। अच्छा, अगर अलास्का की हम बात करें तो माउंट मैकिनले क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा प्रशांत तटीय श्रेणियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेंट एलिया। क्या देखने को मिलेगा, सेंट एलियाज। सेंट एलियाज यहाँ पे एक पर्वत है और इसकी जो पीक है उसका नाम है लोगान। उसका नाम क्या है, लोगान। लोगान मूवी याद आ रही है आपको, याद आ रही है लोगान मूवी, वुल्वरीन की मूवी है लोगान। तो उस वो नाम आप याद रखिएगा, लोगान। किसकी हाईएस्ट पीक है, सेंट एलियाज ये पर्वत है। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, प्रशांत तटीय जो प्रशांत तटीय श्रेणियां हैं, या मैं कहूँ पैसिफिक कोस्टल जो रेंजेस हैं उसमें आपको सेंट एलियाज आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा नाम पद से पता लगा श्रेणियां तो बहुत सारे पर्वत होंगे। जब पैरेलली इस तरीके से रेंजेस होते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, वो है श्रेणियां। क्या है, श्रेणियां। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है उसका नाम है कोस्टल माउंटेन। उसका नाम क्या है, कोस्ट माउंटेन या तटीय पर्वत। पहले का नाम क्या था, सेंट एलियास। सेंट एलियास की हाईएस्ट पीक क्या है, लोगान है। क्या है, लोगान है। ये हाईएस्ट पीक है किसकी, कनाडा की। किसकी, कनाडा की। और सेकंड हाईएस्ट पीक है यूएसए की। पूरे नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें तो सबसे ऊंची पीक तो हमने देखी, ऊंची चोटी किसका नाम है, माउंट मैकिनले। अगर दूसरे नंबर की पूछ ली जाए तो दूसरे नंबर का नाम है लोगान। क्या है, लोगान। और कनाडा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, लोगान है। इसके बाद आपको तटीय पर्वत की जो चोटी है इसका नाम है वेडिंगटन। क्या नाम है, वेडिंगटन। ठीक है, उसके बाद आपको कैस्केड माउंटेन जो जिसकी हमने बात करी थी, कैस्केड माउंटेन, कैस्केड श्रेणी, इसकी तीन श्रेणी आपको पता होनी चाहिए, तीन चोटी आपको पता होनी चाहिए जो वॉल्केनिक है, जो कैसी है, वॉल्केनिक नेचर है। कौन कौन सी है, अभी नाम पढ़ा था, हुड, रेनियर और शास्ता। क्या नाम है, हुड, रेनियर और शास्ता। किसकी है, कैस्केड की है। किसकी है, कैस्केड की है। कैसी है, वॉल्केनिक नेचर है। सेंट एलियास की लोगान। अगर बात करें कोस्ट माउंटेन की क्या है, वेडिंगटन। क्या है, वेडिंगटन। और सबसे नीचे आ जाता है कैस्केड की आपको तीन देखने को मिलेगी, हुड, रेनियर और शास्ता। क्या मिलेगी, हुड, रेनियर और शास्ता। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत है पूरे नॉर्थ अमेरिका का उसका नाम है रॉकी माउंटेन। क्या है, रॉकी माउंटेन रेंजेस। क्या नाम है इसका, रॉकी माउंटेन रेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किस तरीके का पर्वत है, तो अभी हमने पढ़ा है पूरा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कैसा है, वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन। तो रॉकी जो माउंटेन है ये भी कैसे है, यंग फोल्ड माउंटेन। कैसे है, यंग फोल्ड माउंटेन। विस्तार कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा, तो कनाडा से लेके यूएसए तक। कहां से, कनाडा से लेके यूएस तक। अच्छा, कनाडा में क्या कोई जगह है, तो बिल्कुल कनाडा में जो जगह है उसका नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। क्या है, ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया से लेके न्यू मैक्सिको, ब्रिटिश कोलंबिया से लेके कहां तक मिलेगा, न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको किसका विस्तार हम बात कर रहे हैं, रॉकी की हम बात कर रहे हैं, रॉकी भाई। और रॉकी भाई जो हैं ये कैसे पर्वत हैं, ये हैं न्यू फोल्ड माउंटेन है। कैसे पर्वत है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अच्छा इसमें रॉकी में आपको दो पीक्स आपको पता होने चाहिए। हाईएस्ट तो है एल्बर्ट। क्या नाम है, एल्बर्ट। और अगर कैनेडियन रॉकी की हम बात करें, जो कनाडा वाला रॉकी पर्वत है उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगी रॉबसन। कौन सी मिलेगी, रॉबसन। तो एल्बर्ट और रॉबसन आपको पता होना चाहिए। ऊपर अगर अपन बात करें कनाडा में तो यहाँ पे मिलेगी आपको रॉबसन और यहाँ पे मिलेगी एल्बर्ट। क्या मिलेगी, एल्बर्ट। अगर पूछ लिया जाए हाईएस्ट कौन सी है,
तो हाईएस्ट तो है पूरे रॉकी में एल्बर्ट, और ये किसकी है, ये कैनेडियन रॉकी की हाईएस्ट पीक है। तो क्या है, एल्बर्ट रॉब्सन, एल्बर्ट पूरे रॉकी की, और जो रॉब्सन है वो कैनेडियन रॉकी की आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक कि हमारी सारी बात हो चुकी है। अच्छा, रॉकी पर्वत विशेष क्यों है, क्योंकि ये विश्व का दूसरे नंबर का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, अगर ये दूसरे नंबर की, तो पहले की कौन सी है, जब हम साउथ अमेरिका पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे एंडीज, कौन सा पढ़ेंगे, एंडीज, वो सबसे लंबी है, और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, रॉकीज आती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो अल्बर्ट रॉब्सन ब्रिटिश कोलंबिया से लेके न्यू मैक्सिको, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में, और न्यू मैक्सिको कहाँ मिलेगा आपको, यूएसए में आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सी नदियां, बहुत ऊंचे पर्वत है तो नदियां निकलेंगी, बिल्कुल निकलती है। कौन कौन सी, कोलंबिया, कोलोराडो और रियो ग्रेनेड, कोलंबिया, कोलोराडो और रियो ग्रेनेड। याद है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में भी ट्रिपल सी पढ़ा था, क्या नाम था, कोलंबिया, कोलोराडो और कॉर्डिलेरा। यहाँ पे जो बात करनी है, कोलंबिया और कोलोराडो कौन से पर्वत से निकल रहे हैं, रॉकी पर्वत से निकल रही हैं। अच्छा, वहां पे भी हमने इंटर माउंटेन प्लेट्यू पढ़े थे, याद आ रहा है, कौन कौन से थे, कोलंबिया, कोलोराडो और ग्रेट बेसिन, वही नाम, कोलंबिया, कोलोराडो और ग्रेट बेसिन। अच्छा, अभी हमने कहा था जब हम पर्वतों की विशेषता लिख रहे थे तो उसमें बताया था कि यहाँ पे मिनरल्स बहुत मिलते हैं। रॉकी पर्वत में भी कौन से मिनरल सबसे ज्यादा मिलते हैं, यहाँ पे कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है, कॉपर। कॉपर के अलावा तीन दोस्त जो हमेशा साथ में मिलेंगे वो कौन कौन से हैं, वो है लेड, जिंक और सिल्वर। कौन कौन से, लेड, जिंक और सिल्वर। जनरली ये तीनों हमेशा आपको साथ में देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, कॉपर मिलेगा, लेड मिलेगा, जिंक और सिल्वर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये कौन से पर्वत थे, ये थे रॉकी, ये कौन से थे, रॉकी। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है, सिएरा नेवाडा, सिएरा नेवाडा। ठीक है, सिएरा नेवाडा की हम बात करें। अच्छा, जब भी सिएरा नेवाडा की बात हो तो ये बात ध्यान रखना कि ये कैसा माउंटेन नहीं है, ये वलित पर्वत नहीं है, ये फोल्ड माउंटेन नहीं है। अच्छा, फोल्ड माउंटेन नहीं है तो कैसा माउंटेन है, ये है ब्लॉक माउंटेन। कौन सा माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। कौन, ब्लॉक माउंटेन है सिएरा नेवाडा। इसके अलावा जितने भी हम लोग पढ़ रहे थे वो अभी तक कौन से पर्वत हम पढ़ रहे थे, वलित पर्वत पढ़ रहे थे। अच्छा, सिएरा नेवाडा की हाईएस्ट पीक तो विटने, क्या नाम है इसका, विटने। इसकी हाइट की हम बात करें तो 4421 मीटर आपको देखने को मिलती है। 4420 भी लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने याद की है वो इस तरीके से याद करिए, 44 और 44 का आता क्या हो जाता है, 22। तो इस तरीके से मैंने याद की हुई, आप भी याद कर सकते हो। किसकी, विटने, विटने किसकी हाईएस्ट पीक है, सिएरा नेवाडा। सिएरा नेवाडा किस टाइप का माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। किस टाइप का माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एल्पाइन लेक्स मिलती है। कौन सी लेक मिलती है, एल्पाइन, एल्पाइन लेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, एल्पाइन लेक्स क्या होती है, एल्पाइन का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हाइट पर है, जो बहुत ज्यादा हाइट पे। जैसे आप एनसीईआरटी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वेजिटेशन तो वहां पे पढ़ाया जाता है एल्पाइन वेजिटेशन, एल्पाइन वेजिटेशन। इसमें आप पढ़ते हो कॉनिफेरस प्लांट, कॉनिफेरस प्लांट जैसे क्रिसमस ट्री है, तो जनरली कहाँ मिलता है आपको, बहुत ज्यादा हाइट पे, देवदार का पेड़ है, तो वो कैसा वेजिटेशन है, एल्पाइन वेजिटेशन है। एल्पाइन लेक की अगर अपन बात करें तो ऐसी झील जो कहाँ पे मिलेगी, बहुत ज्यादा हाइट पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस सिएरा नेवाडा में नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी एल्पाइन झील मिलती है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी एल्पाइन झील कहाँ मिलती है, सिएरा नेवाडा में मिलती है। अच्छा, एल्पाइन जो लेक है कौन सी है, यहाँ पे मिलती है, इस एल्पाइन लेक का नाम है ताहू। क्या नाम है, ताहू। ताहू से आप याद कर सकते हो, ताहू जी जो होते हैं घर में बड़े होते हैं। तो एल्पाइन लेक, सबसे बड़ी एल्पाइन लेक कौन सी है, ताहू है। कौन सी है, ताहू आपको एल्पाइन लेक आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अभी हमने बात करी थी वेजिटेशन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है माउंटेन्स में। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्री जिनका नाम है सिकोया, क्या नाम है, सिकोया। ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ट्री आपको देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ट्री हैं जो जिनका नाम है सिकोया, वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सिएरा नेवाडा में आपको देखने को मिलते हैं। सिएरा नेवाडा में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक दो नेशनल पार्क भी अगर आप याद रख सको तो रखना। एक तो सिकोया के नाम पे, सिकोया नेशनल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और एक ये देखने को मिलता है योसमाइट। क्या है, योसमाइट, मैं लिख देता हूँ क्या नाम है इसका, योसमाइट। योसमाइट नेशनल पार्क भी आपको सिएरा नेवाडा में देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिएरा नेवाडा ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल, उसके बारे में ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। हमें जिसके बारे में जानकारी चाहिए वो है ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट। कौन सी है, ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट। इसमें तीन पीक के नाम आपको पता होने चाहिए, वैसे तो दो ही पीक है, तीन नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एक पीक के दो नाम है यहाँ पे। अच्छा, कैसे याद करोगे, सिटा लटे पीटल। क्या नाम है, सिटा लटे पीटल, सिटा लटे पीटल, सिटा लटे पीटल। फिर से बोलना, सिटा लटे पीटल। ठीक है, ये जो सिटा लटे पीटल है ये मैक्सिको की
मैक्सिको की हाईएस्ट पीक है, मैक्सिको की हाईएस्ट पीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मिकिनले, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कनाडा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, कनाडा की हाईएस्ट पीक कौन सी है और कौन सी श्रेणी में आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिको की क्या है? सिटा लटे पीटल, क्या नाम है? सिटा लटे पीटल। और ये नॉर्थ अमेरिका की तीसरी हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका की तीसरी हाईएस्ट पीक है। अच्छा, इसका एक और नाम पिको डी ओरिजाबा, पिको डी ओरिजाबा इसी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। हमें तो कौन सा याद हो रह जाएगा? सिटालटे पीटल। हमें कौन सा याद नहीं होगा? पिको डी ओरिजाबा। कौन सा याद हो जाएगा? सिटालटे पीटल। कौन सा याद नहीं होगा? पिको डी ओरिजाबा, ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और नाम आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा जिसका नाम है पोपो कटे पीटल, पोपो कटे पीटल। इसका नाम क्या था? सीटा लटे पीटल, इसका नाम क्या है? पोपो कटे पीटल। ये मैक्सिको की दूसरे नंबर की हाईएस्ट पीक है, जो कौन सी श्रेणी में आपको देखने को मिलेगी? ट्रांस मैक्सिकन वॉल्केनिक बेल्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। तो ये जो था, ये था वेस्टर्न कॉर्डिलेरा प्रदेश, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा रीजन था, ठीक है। इसके अलावा एक और माउंटेन पर्वत हमको यहाँ पे देखने में मिलता है जिसका नाम क्या है? एप्लेशियन पर्वत, जिसका नाम क्या है? एप्लेशियन पर्वत। क्या नाम है? एप्लेशियन पर्वत, ठीक है। कौन सी साइड में थे एप्लेशियन पर्वत? तो अभी हमने कुछ इस तरीके से मैप बनाया था, आपको याद है? इस रीजन में हमको ये पर्वत देखने को मिलते हैं, इस रीजन में हमको देखने को मिलते हैं। तो कौन सा रीजन हो गया? नॉर्थ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी ईस्टर्न रीजन है। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलते हैं। जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है वो कैसा है? न्यू फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। जो एप्लेशियन है ये कैसे है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। इनकी हाइट भी, जैसे अरावली की हाइट बहुत ज्यादा थी, वो भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, काफी ज्यादा हाइट थी। सिमिलरली एप्लेशियन जो पर्वत है इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा थी। जब मैं आपको जीटीएस पढ़ाऊंगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब मैं आपको बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा वहाँ पे ऑरोजेनी, ऑरोजेनी का मतलब होता है जब पर्वतों का निर्माण हुआ, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा ये कितने पुराने हैं, ठीक है। तब तक आपको क्या रखना है? सब्र रखना है, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब कुछ रेंजेस हैं, जैसे हिमालय की रेंज है, ट्रांस हिमालयन रेंज है, हिमाद्री आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल हिमालय आपको देखने को मिलेगा, शिवालिक देखने को मिलेगा। इसी तरीके से कुछ अलग अलग पर्वत है यहाँ पे। एक तो मिलेगा नॉर्टे डैम, एक मिलेगा व्हाइट, एक मिलेगा ग्रीन, एक मिलेगा एलिगनी, एक मिलेगा ब्लू रिज। कौन कौन से मिल रहे हैं? देखो इंपॉर्टेंट है, जो वही लिखे हैं अपन ने ना, सारे नहीं लिखे हैं। नॉर्टे डैम, इसके अलावा दो तो कलर हैं, ग्रीन और व्हाइट। ग्रीन और व्हाइट के बाद मिलेगा आपको एलिगेमी और लास्ट में मिलेगा ब्लू रिज। तो तीन तो कलर के नाम याद रखते हैं, ब्लू रिज, व्हाइट और ग्रीन, ब्लू रिज, व्हाइट और ग्रीन। इसके अलावा नॉर्टे डैम, नॉर्टे डैम और आपको याद रखना है एलिगनी, नॉर्टे डैम और एलिगनी। जो ब्लू रिज है, जो कौन सा है? ब्लू रिज माउंटेन है, इसमें यहाँ पे हाईएस्ट पीक मिलती है आपको एप्लेशियन की, और हाईएस्ट पीक का नाम है मिशेल। क्या नाम है? मिशेल। मिशेल ओबामा थी वो। सबसे लेडीज में अगर देखें तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो है फर्स्ट मैन। और जो लेडी हो जाएगी उसको हम ऐसे याद रखने के लिए आप कह सकते हो वो फर्स्ट लेडी है। जैसे हमारे यहाँ पे बात की जाए तो फर्स्ट सिटीजन कौन है? इंडिया का प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है। इसी तरह से आप याद रख सकते हो मिशेल, वो फर्स्ट नंबर पे थी। तो एप्लेशियन में भी फर्स्ट नंबर पे कौन है? एप्लेशियन में भी फर्स्ट नंबर पे आपको मिशेल देखने को मिलेंगे, जो कहाँ पर है? ब्लू रिज। ब्लू रिज के अलावा दो कलर के नाम और कौन कौन से हैं? व्हाइट है और ग्रीन है। ब्लू रिज, व्हाइट, ग्रीन के अलावा और क्या कोई माउंटेन है? बिल्कुल है। एक का नाम है नॉर्टे डैम और दूसरे का नाम है एलिगनी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद हो चुकी है। एप्लेशियन की अगर अपन बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लेशियन में ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। देखो एप्लेशियन पर्वत किस तरीके से अरेंज्ड है, इसको देखना। ये जो एकदम प्लेन इलाका है, जैसे टेबल टॉप जैसा देखने को मिल रहा है, कुछ हाइट पे है, कुछ हाइट पे है और टेबल टॉप, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लेट्यू। ये क्या है? प्लेट्यू, पठार है। और इस पठार को हम लोग कह रहे हैं अभी एप्लेशियन प्लेट्यू। क्या कहा जा रहा है? एप्लेशियन प्लेट्यू इसे कहा जा रहा है, ठीक है। एप्लेशियन प्लेट्यू के बाद आप अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पर्वत देखने को मिलेंगे जिनकी हाइट करीब करीब क्या है? सेम है। हाइट करीब करीब सेम है। इस तरह से जो अरेंज होते हैं उसे हम कहते हैं रिज। क्या है ये? रिज। और नीचे जो हिस्से हैं इसे कहते हैं घाटी। कटक और घाटी, रिज एंड वैली इसे कहा जाता है। ये यहाँ पे वैली थोड़ी डीप हो जाती है। वैली क्या हो गई? डीप हो गई। तो जो डीप है इसे, इस वैली को हम लोग कहते हैं, ये है एप्लेशियन, एप्लेशियन वैली, एप्लेशियन घाटी इसे कहा जाता है। एप्लेशियन वैली से जैसे आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको काफी ऊंचा पर्वत देखने को मिलेगा। इस पर्वत का नाम है एप्लेशियन,
एप्लेशियन माउंटेन, एप्लेशियन पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एप्लेशियन माउंटेन से और आगे आप चलोगे, एप्लेशियन माउंटेन से और आगे आप चलोगे तो काफी ऊंचा पर्वत था, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकल रही थी, नदियों ने क्या कर दिया, इसका अपर्दन कर दिया। क्या कर दिया? अपर्दन कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको एक पठार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पठार देखने को मिलेगा, जो आखिरकार किससे जाके मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है कोस्टल रीजन, तटीय इलाका आ जाता है। तो ऐसा पठार जिसके एक तरफ तो पर्वत है और दूसरी तरफ क्या आ गया? समुद्र आ गया। क्या आ गया? समुद्र आ गया। इस प्रकार के पठार को क्या नाम दिया जाता है? पिडमॉन्ट। क्या दिया कहा जाता है इसे? पिडमॉन्ट प्लेट्यू इसे कहा जाता है। तो किस तरीके से अरेंज देखो एप्लीकेशन, अब शायद आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। इसे एक बार के लिए हटा देते हैं हम लोग, है ना, साइड में करते हैं और जो हमने बनाया उसे देखते हैं। तो कुछ ये डायग्राम आपके सामने आया है, ये चीज आपके सामने आ गई है। और इसके बाद आपको क्या, कौन सा ओशन देखने को मिलेगा? इस तरफ कौन सा ओशन है? बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से। अटलांटिक ओशन है, एटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशन में भी आपको क्या मिलती है? रिजेस मिलती हैं। एस शेप का ओशन है, रिज मिलती है, अटलांटिक रिज, अटलांटिक कटक आपको देखने को मिलती है। मिड अटलांटिक रिज कहते हैं उसे, एमओआर कहा जाता है। ठीक है, तो एप्लेशियन प्लेट्यू से हम लोग शुरू हुए थे, उसके बाद हम लोग रिज वैली पे पहुंचे। रिज वैली के बाद एक बहुत ही डीप वैली आती है, इसका नाम है एप्लेशियन वैली। एप्लेशियन वैली से थोड़ा सा आगे चलोगे, एप्लेशियन माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस पर्वत पे से बहुत सारी क्या निकली होंगी? यहाँ से बहुत सारी नदियां निकली होंगी, और इन नदियों ने क्या किया यहाँ पे किया अपर्दन। क्या किया? अपर्दन और अपक्षय। ठीक है, वेदरिंग और इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन यहाँ पे हुआ, जिससे इसकी हाइट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? प्लेट्यू में। ऐसा पठार जिसके एक तरफ पर्वत है और दूसरी तरफ क्या आ गया? समुद्र आ गया, उसे क्या नाम दे दिया? पिडमॉन्ट प्लेट्यू उसे कहा जाता है। और यह है कोस्टल रीजन। ये कौन सा रीजन है? कोस्टल रीजन। अच्छा, यूएसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, यहीं से शुरू करते हैं, इस प्लेट्यू से। यहाँ से नदियां आप देख रहे हो कि इस साइड से नीचे गिरेंगी, नदियां इस साइड से नीचे गिरेंगी, तो यहाँ पे क्या बनेंगे? बहुत सारे वाटरफॉल्स। क्या बनाती हैं? वाटरफॉल्स बनाती हैं। जल प्रपातों का निर्माण यहाँ पे होता है। किसका? जल प्रपात का निर्माण यहाँ पे होता है। वाटरफॉल्स यहाँ पे बनते हैं, और एक ही लाइन में बहुत सारे वाटरफॉल बनेंगे। आपको 3D में अगर आप देखोगे, इस लाइन को यहाँ पे कहते हैं फॉल लाइन। क्या कहते हैं? फॉल लाइन। अच्छा, वाटरफॉल क्या काम में आते हैं? तो वाटरफॉल इंपॉर्टेंट है किसके लिए? यहाँ पे हम बनाते हैं हाइड्रो, हाइड्रो पावर। क्या जनरेट की जाती है? हाइड्रो पावर यहाँ से जनरेट की जाती है। भाई पानी ऊपर से गिर रहा है, अगर नीचे आपने टरबाइन लगा दी, टरबाइन घूमेगी और क्या बना देगी? बिजली बना देगी। तो यहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रो पावर। ठीक है, यहाँ पे बिजली तो हमारी बन गई, बिजली हमारी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, ये एप्लेशियन माउंटेन है। एप्लेशियन माउंटेन के अलावा ये जो रिज वैली वाला इलाका है, रिज वैली वाला इलाका, यहाँ पे भंडार है किसके? लाइमस्टोन के। लाइमस्टोन के बहुत सारे स्टोरेज हाउस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे रिज वैली में। इसके अलावा जो एप्लेशियन प्लेट्यू है, एप्लेशियन प्लेट्यू है, यहाँ पे आपको मिलता है आयरन। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? आयरन ओर। आयरन ओर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो एप्लेशियन माउंटेन जो खुद मिनरल रिच है, उसके अलावा आपको पिडमेंट प्लेट्यू पे आपको क्या देखने को मिलता है? वाटरफॉल्स, जिससे क्या बनाई जाती है? हाइड्रो पावर जनरेट की जाती है। हाइड्रो पावर के बाद जो रिज वैली है, यहाँ पे आपको लाइम स्टोन के भंडार देखने को मिलेंगे, और आयरन ओर आपको कहाँ देखने को मिलेगी? एप्लेशियन प्लेट्यू में आपको देखने को मिलती है। तो ये थे उत्तरी अमेरिका के सारे पर्वत। उत्तरी अमेरिका के सारे पर्वत हम लोगों ने देख लिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी? उत्तरी अमेरिका के सारे पठारों की। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है, और प्रीलिम्स और स्पेशली स्टेट पीसीएस का किसी भी मेंस एग्जाम को आप दे रहे हो तो ये क्लास आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है आपको नहीं है स्टैटिक मैपिंग के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका के पठारों के साथ। इसी तरीके से सभी महाद्वीप के पठार, पर्वत, मैदान, नदियां, झीलें और औद्योगिक प्रदेश हम लोग देख लेंगे। आपका आरएस मेंस का जो पेपर है वो तो हम सारा उसका जितना भी सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लास कैसी रही, और आपके जो नंबर ऑफ लाइक्स है, नंबर ऑफ कमेंट्स है, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो आप सब्सक्राइब करते हो, वो क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। ये बात आपको मैंने बहुत बार बताई है, और यकीन मानो वो करते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा नंबर में करोगे तो मैं और ज़्यादा एनर्जी के साथ क्या कर पाऊंगा? पढ़ा पाऊंगा, और ज़्यादा नई प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर पाऊंगा, और इन सबको कंप्लीट हम लोग टाइम से टाइम कर देंगे। जो आपका एग्जाम है उससे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये तो कोशिश की जाएगी, ये जो कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा है, मैपिंग वाला, स्टैटिक मैपिंग वाला, ये तो आरएस मेन से हम लोग पहले खत्म कर ले। ठीक है,
तो आप मुझे बताइएगा कि इसके अलावा आपको कौन कौन सी और सीरीज की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। जय हिंद, जय भारत।